शब्द मेरा और आपसे जानने का था, जैसे अभी आपने बताया कि नर्वस सिस्टम वीक होता है, लेकिन अगर जो ओल्ड एज में अल्ज़ीमर हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कंपवात भी कहते हैं हम लोग कि कंपवात हो जाती है। पार्किंसोनिज़्म से भी हम अल्ज़ीमर को कई बार रिलीज़ करते हैं कि डिमेंशिया हो गया, प्लस हाथ पैर कँप-कपाते हैं। तो आपकी एज जैसे हम देख रहे हैं कि सर 70 प्लस है, तो कुछ ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जिनकी एज अब 70 प्लस जा रही है, जिनको पार्किंसोनिज़्म, अल्ज़ीमर जैसी समस्या होती है। वहाँ पर आप मानसिक तंत्रिकाओं का, भोजन का और गुदा मार्ग संबंधी इनके ऊपर कोई कोरिलेशन अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो ज़रूर करें सर। आदमी जब पैदा होता है तो बालपन के अंदर यानी युवावस्था की पहले की जो अवस्था है उसके अंदर उसका कफ बढ़ा हुआ रहता है, जवानी के अंदर पित्त का रहता है और वृद्धावस्था में वायु का प्रकोप अधिक रहता है, उसमें टेंडेंसी अधिक होती है। पित्तजन्य व्याधियां जवानी में होंगी, कफजन्य व्याधियां बचपन में अधिक होती हैं, टेंडेंसी होती है, और वृद्धावस्था में आफ्टर 45 ईयर्स 50 ईयर्स के बाद में वातजन्य व्याधियां, वही जिसको हम कॉल्विशन को नर्व सिस्टम से हम कर सकते हैं। तो वायु विकार जो है सबसे प्री डिस्पोजिंग कॉज जो है अल्जाइमर का, वातिक व्याधियों का, पैरालिसिस का, प्रोलेप्स का, इन सब के अंदर कारण मूल रूप से वायु की वृद्धि हो जाना है। यदि उन लोगों को वात शामक चिकित्सा दी जाएगी, आपने देखा होगा वृद्ध आदमी अधिकतर किस चीज़ की डिमांड करते हैं, आज तो मेरे को ये हलवा खाने की इच्छा हो रही है, आज मेरे को मीठा खाने की इच्छा हो रही है। क्यों? वो उसका बॉडी ये चीज़ मांग रही है कि मेरे को स्निग्ध पदार्थ हमको दिए जाएं, तो वो वात शामक चिकित्सा उनको दी जाए, आहार विहार उनको दी जाए, तो निश्चित रूप से अल्जाइमर्स और वातजन्य व्याधियों में उनको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। जहाँ तक एनोरेक्टल डिसीज़ का संबंध है, आपने देखा होगा अधिकतर लगभग 60% प्रोलेप्स केस ओल्ड एज में होते हैं, ड्यू टू वहाँ की मसल्स, वहाँ के टेंडन्स, वहाँ की जो स्ट्रक्चर है वो धीरे 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 पुअर हो जाता है, वहाँ के लिगामेंट ढीले हो जाते हैं और एनस प्रोलेप्स के रूप में वो बीमारी हमारे सामने आती है। जी सर, सर ने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया कि अगर आपका नर्वस सिस्टम वीक है तो ये सारे कष्ट आपको देखने को मिलेंगे। हमारे आंतों के अंदर समान वायु एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे खाने को टुकड़े में तोड़ती है और डाइजेशन में मजबूत करती है। इसी चर्चा की आखिरी श्रृंखला के अंदर अब मैं ये जानना चाहूँगा कि सर ये जो हम चर्चा करते हुए, आपने जैसा डॉक्टर्स भी हैं और सीनियर डॉक्टर ओम प्रकाश जी भी हैं, सर ये जो हमारा आपने भी पेल्विक प्लेक्सिस की जो बात कही है, तो बहुत सारे पेशेंट में हमने देखा है कि जिनको स्पाइन पेन है उनको कॉन्स्टिपेशन भी होती है। और उन्हीं पेशेंट के अंदर अगर हम चर्चा करें, क्योंकि ये एक प्रकार का मानसिक अवरोध, क्योंकि नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, कॉमनेस्ट इशू है सर्वाइकल का होना और लंबार के बैक में इशू होना। लेकिन जब हम पेल्विक की बात कहते हैं, पेल्विक प्लेक्सिस की बात कहते हैं, या हम बात कहते हैं स्पाइन की बात कहते हैं, तो सर ये क्या कारण है कि कॉन्स्टिपेशन होना, कमर में दर्द होना और उसका आगे भविष्य के अंदर डेवलपमेंट फिशर का हो जाना, ये इसका क्या रीज़न हमें देखने को मिलता है? आयुर्वेद में 5 प्रकार से वायु बताया है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। जो पेल्विक फ्लक्सेस से रिलेटेड है उसकी तुलना हम कर सकते हैं अपान वायु वैगुण्य से। यानी यदि आपकी अपान वायु वो अगर विकृत है तो निश्चित रूप से आपको L4, L5, कॉक्सियल रीजन, पेल्विक रीजन, गुदा मार्ग, वहाँ तक की से रिलेटेड जितनी व्याधियाँ हैं वो उसके अंदर अपान वायु की विकृति ही सबसे बड़ा कारण होता है। आपको कब्जी हुई, आपको गैस फॉर्मेशन होगा, ये नहीं अपान वायु आपकी विकृत हो गई, ठीक है। आदमी कहता भोजन करने के बाद साहब मेरे को गैस फॉर्मेशन हुआ, और यदि उसको एक प्रकार गैस रिलीज हो गई तो उसको आराम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपान वायु का आपने उपचार कर दिया। यदि किसी कारण से कब्जी के साथ साथ अपान वायु गैस रिलीज नहीं होती है तो लिहाजा वहाँ के जो वेनस प्लक्सेस हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, नतीजा वहाँ की वेंस फूल जाती हैं, जिसको हम एक तरह से वेरिकोसिटी ऑफ वेंस जस्ट लाइक पाइल्स इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह फीशर क्यों होती है? फीशर का सबसे बड़ा कारण है वही अपान वायु विकृत होना, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, गैस फॉर्मेशन हुआ, एसिडिक चीज़ें वहाँ पर पैदा हुई और कॉन्स्टिपेशन की वजह से हार्ड स्टूल पास हुआ, वायु की मात्रा ज़्यादा बढ़ी, स्निग्ध पदार्थ कम हो गया तो मल खुश्क हो गया,
और जब प्रेशराइज करके जब वो मल बाहर निकलता है तो वहाँ पर वो एक स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, दैट इज नॉन एज फिशर इन एनो। ये इसके मूल कारण होता है, अपान वायु की विकृति। इसी प्रकार जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे कई सारे पेशेंट में ब्रेन ट्यूमर की हम बात कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर एक्चुअली बहुत रेयरेस्ट बोलूँ मैं, अगर कैंसर है ब्रेन का या बॉडी का कैंसर है, बाकी जगह कैंसर बहुत जल्दी होते हैं, ब्रेन में कैंसर बहुत डिलेड होते हैं। लेकिन अगर ब्रेन ट्यूमर एक बार किसी को हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। यानी ब्रेन तक एक्सेसिव सेल का प्रोडक्शन होना, सेल का वीक हो जाना, क्योंकि हमारा दिमाग दो ही चीज़ों पे चलता है, एक बहुत अच्छी गुड क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज प्लस गुड एंड रिच क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे दिमाग को दो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें क्या हैं, एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज मिलना चाहिए और रिच क्वांटिटी ऑफ आपको ऑक्सीजन प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए ऐसे पेशेंट के अंदर प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम करने से, नाक में प्रतिमर्श नस्यम, गाय का घी हो, जिन लोगों को तकलीफ रहती है नर्वस सिस्टम की, वो एक आदत डालें कि प्रतिमर्श नस्यम, दोनों नाक के अंदर दो दो बूंद गाय का घी डाल लें, अणु तेल डाल लें, षडबिंदु तेल डाल लें। आपको प्रेफरेबल जो तेल डालना है वो नरिशमेंट वाले तेल डालने हैं, क्योंकि हम षडबिंदु तेल की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग कहते हैं सर मैं षडबिंदु तेल घर पे डाल रहा हूँ, वो साइनोसाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आपको प्रतिमर्श नस्यम में यूज़ करना है तो ब्राह्मी तेल या फिर अगर मैं बोलूँ काऊ घी, डायरेक्ट गाय का देसी घी अगर नाक में डालते हैं तो मानसिक क्षमता आपकी बढ़ती है, मानसिक अवसाद आपका कम होता है, डिप्रेशन आपका जो है वो रिमूव होता है, जो आप अपने घर पे अभी इसी वक्त से चालू कर सकते हैं। एक अभी जोक बिफोर सेशन हम कर रहे थे तो मुझे डॉक्टर कुलदीप ने पूछा कि साहब डाइट में क्या बताऊं, तो मैंने उनसे बताया कि अगर लूज मोशन लगे हुए हैं और बादाम खा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसका। इसका मतलब अगर आप कोई भी अच्छी डाइट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करें, क्योंकि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रिच क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज पे काम करता है। इसी प्रकार बादाम रगड़ के बच्चों को देना, वच का प्रयोग करना, क्योंकि मेद्या कहा गया। अगर मैं बात करूं सबसे आखिरी हमारा अब आ गया ध्री हो गया, बुद्धि हो गया, अब आ गया स्मृति, मेमोरी। डिमेंशिया की बात करें या पार्किंसोनिज्म की बात करें, उसके अंदर पेशेंट को मेमोरी लॉस होना शुरू होता है और उसकी उत्तम चिकित्सा क्या है, फिर वही ब्राह्मी तेल का या घी का नस्यम और वच का चूर्ण। वच का चूर्ण बच्चों को जरूर दें और बुढ़ापे में लेना चाहिए, जिससे आपकी मेमोरी की रिटेंशन पावर जितनी थी उतनी निरंतर बनी रहे। इसी प्रकार आज की जो हमारी शैली थी वो मानसिक रोगों की अब समाप्ति की दौर पर है। अगर कोई प्रश्न हमारे कोई पेशेंट पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में रखते हैं कि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं सर आप। अगर किसी के मन में प्रश्न अगर ऑनलाइन भी आता है तो वो ऑनलाइन भी अपना क्वेश्चन अपना पुट कर सकते हैं। अगली श्रृंखला के अंदर हमने जो इसके ऊपर अब अगला प्लान किया है वो है अब वेरिकोसिटी ऑफ वेन्स। आज हमारी माता और बहनें लगभग हर दूसरी स्त्री वेरिकोसिटी से ग्रसित है और वेरिकोस ऑफ वेन ही आगे जाकर उनको किसी प्रकार की नहीं, ऐसा कोई कह नहीं सकता कि उनको पता नहीं चलता, पता सबको लगता है, लेकिन माता और बहनें जो हैं परिवार को चलाने के लिए ये बातों को दबा जाती हैं, वह दर्द भी सहती हैं, कष्ट भी सहती हैं और ये बातें नहीं बता पाती। इसलिए वेरिकोसिटी, स्पाइन का पेन और यूट्रस संबंधी समस्या हम अगला सेशन स्पेशल डेडिकेट कर रहे हैं फीमेल्स प्रॉब्लम्स को लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।